नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भारत आदिवासी पार्टी के डूंगरपुर विधानसभा से अपनी चुनावी उम्मीदवारी को लेकर क्या बोले कांति भाई आदिवासी। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंतर्गत बाप पार्टी ने अपने कुछ विधानसभा सीट को लेकर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें डूंगरपुर एवं सागवाड़ा के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई। इसमें सोशल मीडिया पर कांति भाई आदिवासी के डूंगरपुर विधानसभा सीट को लेकर अपनी प्रबल दावेदारी एवं उम्मीदवारी को लेकर कांति भाई आदिवासी ने अपना मत रखा एवं सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर भी अपने विचारों को रखा। साथ ही उन्होंने डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी से अगर उन्हें चुनावी कैंडिडेट के रूप में टिकट नहीं मिलता है तो वह आगे क्या करेंगे, उन तमाम बिंदुओं पर न्यूज जनशक्ति एवं न्यूज 24 पब्लिक लाइव पर अपने विचारों को साझा किया। आखिर क्या कहा कांति भाई आदिवासी ने, देखें ये खास खबर। सर, भारत आदिवासी पार्टी के चयन प्रणाली को लेकर कल आपके द्वारा विरोध किया गया, ऐसा कुछ प्रिंट मीडियाओं में खबरें चल रही है, जिसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद जो आप हमारे घर तक आए और इस खबर को, सही खबर को लेने के लिए आए जो आम जनता तक जाएगी। जो कल का अखबार में जिस प्रकार की घटना छपी है, उस घटना को मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं, क्योंकि ये हमारा आंतरिक कलह था। हमारे जो कार्यकर्ताओं के बीच में छोटा मोटा कुछ अनबन हुआ होगा, उसको लेके उन्होंने छाप दिया है। और न तो किसी ने अपने आप में प्रत्याशी घोषित किया, मैंने अपने आप में स्वयं लिखा है मेरे फेसबुक वॉल पर कि मैं 2023 का विधानसभा प्रत्याशी घोषित नहीं, मैं विधानसभा प्रत्याशी लड़ूंगा। यानी मैं अपने आप में लड़ूंगा, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बाप से लड़ूंगा, कांग्रेस से लड़ूंगा, मैं आपसे लड़ूंगा या मैं बीटीपी से लड़ूंगा। मेरा एक आर्टिकल 25 के तहत मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान में मुझे दे रखा है, उसका मैंने उपयोग किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मतलब ये तो नहीं कि मैंने चुनाव लड़ लिया। तो जिस प्रकार से यहाँ के जिला अध्यक्ष ने जिस प्रकार से जो स्टेटमेंट दिया वो निराधार है, गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई ये हमारी आंतरिक गलत थी और उसको प्रिंट मीडिया ने जिस प्रकार से छापा है उसका हम लोग पूरी तरह से खंडन करते हैं। ये मेरा सरासर गलत है। आदिवासी समाज के आप सामाजिक स्तर पर भी एक बहुत बड़े लीडर के रूप में भूमिका निभाते हैं, तो वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के समय भी एक बड़े जननायक के रूप में आप समाज के मुद्दों को उठाया है। ऐसे में अब की बार पिछले एक महीना से ऊपर समय हुआ है, बाप पार्टी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है। ऐसे में आप अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, तो कल जो डूंगरपुर सीट को लेकर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए, उसमें चयन प्रणाली को और मतदान प्रणाली के मुद्दे को लेकर जो विरोध गरमाया, उसमें क्या है मामला, उसको लेकर? ऐसी है कि हम लोगों ने जब ये देश भर के कोने कोने में सभी राज्यों में भ्रमण चालू किया, तब देखा कि आदिवासियों की एक जैसी समस्या है और आदिवासियों के 3 से 4 हजार संगठन बने हुए, 3 से 4 हजार अध्यक्ष हैं। तो 4 हजार अध्यक्ष एक नहीं हो पा रहे। और हमने देखा अब हम लोग नया संगठन बनाएंगे तो 4000 एक बार संगठन हो जाएगा। इसलिए हमने एक मात्र विचारधारा, एक बैनर दिया और उसका नाम रखा आदिवासी परिवार, जो बढ़िया तरीके से 4 राज्यों में फैला और देश के कोने कोने में तो इसकी विचारधारा फैलने लगी और लोग मानने लगे और हमको बुलाने लगे। और हमने जाके अपने वहां विचार रखे, लोगों ने इसको माना और प्रसारित भी किया और लोग आज भी बुला रहे और हम आज भी जा रहे हैं। दूसरी ओर तब हम लोग आपका जो एट्रोसिटी एक्ट का जो मुकदमा चल रहा, आपका जो एक्ट है उसको खत्म करने का केंद्र सरकार कर रही थी, तो 2 अप्रैल को जो पूरा देश बंद करने का आह्वान किया था किसी भी संगठन ने, उसका हमने समर्थन किया और अपने अपने तरीके से उसको हम लोग कर रहे थे। आसपुर के अंदर हमारे भोले भाले आदिवासी दलित के ऊपर तलवारबाजी हुई और तलवारबाजी होने असामाजिक तत्वों ने, किसी जाति विशेष ने नहीं, असामाजिक तत्वों ने तलवारबाजी की और उनको थाने में डाल दिया गया। वहां के थानेदार ने, रात को हम यहाँ से कलेक्टर के द्वारा प्रोटोकॉल के तहत मैं स्वयं रात को गया और जिनको तलवारें लगी थी उनको हमने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में कुछ हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर हमने आपका ST आयोग में इसकी रिपोर्ट की, उनको 2-2 लाख रुपया हमने जो मुआवजा भी दिलाया। उसके बाद में फिर हमने सोचा यार हमारा कोई न कोई तो रक्षा करने वाला होना चाहिए। रक्षा करेगा कौन आज की तारीख में? तो वो है लोकतंत्र में बनी बनाई सरकारें होती है, वो हमारी रक्षा करेगी।
तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी तो कतई रक्षा करने वाली नहीं है आदिवासियों की, दलितों की, और जो ओबीसी माइनॉरिटी लोग हैं उनकी रक्षा नहीं करती है। वो राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं रसूखदार, पैसे वाले, पूंजीपति और जो उच्च तथाकथित उच्च वर्ण के लोग हैं उनकी ही सहायता करती है। इसलिए हमने सोचा यार किसको कहा जाए, तो इस इलाके में बसपा भी अपना किस्मत आजमा चुकी थी, एनसीपी भी, सारी पार्टियां, राजपा, एनपीपी सारे। तो हमने सोचा यार एक हमारी पार्टी बनी हुई है भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी, जिसके नाम से था छोटे भाई महेश भाई वसावा, और वो 6 टर्म से एमएलए थे उस इलाके में, जो आपका जेडीयू से थे। वहां से हम लोग ये ट्राइबल पार्टी से संपर्क में हम लोग अपने शर्तों के साथ में यहाँ पे लाए और हमने यहाँ चुनाव लड़वाया। और जो प्रदेश बॉडी बनाई उस समय में राजस्थान का निर्णय समिति का सदस्य था और मेरे साइन से प्रदेश बॉडी बनी, मेरे साइन से एमएलए की टिकट फाइनल हुई और वहां से उनका मैंडेट आया और हमारे 2 एमएलए जीते। उसके बाद में लोकसभा चुनाव आए, सभी ने तय किया अधिकतम वोट कौन लाएगा, चर्चित चेहरा कौन है, सबसे प्रिय लीडर कौन है, जमानत जब्त तो कौन नहीं होने देगा। तो मेरा ही नाम आया, रोज कहते हुए आदिवासी को ही लड़ा दो। तो ठीक है भाई, मैंने कहा मना नहीं किया, मैंने समाज की आदेश को पालना की और मैं खुद स्वयं चुनाव लड़ा। 2,52,000 वोट आए और देश के इतिहास में पहली बार किसी को ऐसा वोट मिला, यानी कन्हैया कुमार को भी 2,30,000 के आसपास वोट मिला था, जो उस समय तक आपका देश का चर्चित चेहरा था, उसको भी मेरे से कम वोट मिला। उसके बाद में हमारा कारवा आगे बढ़ता है धीरे धीरे, और आपका ये जो पंचायती राज चुनाव आते हैं, काकड़ू निकाण होता है, काकड़ू निकाण हमारे 2 बच्चे मर जाते हैं। उसके बाद में आपका ये पंचायती राज आता है, उसके बाद में ये सरकार और राज्यसभा चुनाव वाले सारे एमएलए होते रहते हैं। उसके बाद पंचायती राज चुनाव में हम लोग अपने तरीके से काम करते हैं और हमको यहाँ निर्दलीय माना जाता है। तो हमने डूंगरपुर में 27 में से 13 सीटें जिला परिषद की जीती। तो कांग्रेस और बीजेपी रात के अंधेरे में एक होकर उनका जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख बना लिया। और धीरे धीरे बाद में फिर दलोट में हुआ, केसरियाजी में हुआ, खेरवाड़ा में हुआ और फलासिया में हुआ, यहाँ पे विछीवाड़ा में हुआ, सागवाड़ा में हुआ, सिमलवाड़ा में हुआ, कुशलगढ़ में हुआ। ये उदयपुर इलाके के जितनी भी पंचायत समितियां हैं वहां पे कमल कांग्रेस के ही प्रधान बने हुए हैं, वो हमारी वजह से बने हुए हैं। और उसके बाद में उपचुनाव हुए आपके दरियाबाद के, उसमें हमने हमारे जल सिलेक्शन प्रणाली द्वारा थावरचंद को हमने डिसाइड किया, और जिसमें 3-4 हजार लोग बैठे और उन्होंने बीटीपी ने जब देवेंद्र कटारा जो हमारे विरोध में बोला था, वो भी बीटीपी का हमसे पूछे बिना पैराशूट आपका जो बन के आ गया पदाधिकारी। तो हमने थोड़ा सा विरोध किया, भाई हमसे पूछते तो सही आप कैसे चला रहे हो। तो उन्होंने कहा पार्टी हम चला रहे, आप कौन होते ऐसा। तो मनमानी करने लगे वो भी। तो हमने कहा थावरचंद को हम तो फाइनल करे, तो उन्होंने गणेश को फाइनल कर दिया। वहां से 2 प्रकार के मैंडेट आए, एक नकली मैंडेट आया और एक असली मैंडेट आया। नकली मैंडेट तो थावरचंद को दिया और असली गणेश को दिया। फिर वहां पे 2 मैंडेट बढ़ दिए गए, गणेश का मैंडेट फ्लाइट हो गया और थावरचंद का रिजेक्ट हो गया। और थावरचंद के 2 फॉर्म भरे हुए थे, एक निर्दलीय फार्म रहा जिसमें हम लोग 52,000 वोट लेके आए और बीटीपी 2,000 वोट लेके आई। तो वहां से बीटीपी का मामला ही क्लोज हो चुका था और क्लोज हो गया लगभग। अब बची कुछ आशा थी, तो गुजरात चुनाव में हम चाहते थे अगर छोटे भाई वसावा को मैंडेट मिल जाता तो हम लोग भी मानते कि बीटीपी ठीक है। और महेश भाई वसावा जो उनके बेटे हैं, अपने बाप को टिकट दिया, लेकिन अपना बाप का टिकट काट दिया, इसलिए हमें पूरा विश्वास हो गया कि आने वाले समय में बीटीपी हमारे इलाके में जिसको हम चाहते हैं उसको टिकट मैंडेट नहीं देगी, जिसको वो चाहते हैं उसको टिकट दे सकती है। हो सकता है वो हराऊ हो, जिताऊ हो, कैसा भी आदमी बिकाऊ हो, तो उसको टिकट दे सकती है। इसलिए हमने बीटीपी का साथ छोड़ दिया और हमने दरियाबाद चुनाव के बाद में ही नेशनल ट्राइबल पार्टी एनटीपी के लिए फाइल लगाई। और वो फाइल 1 साल तक भटकती रही और वहां पर न जाने किसी का प्रेशर बना और उस फाइल को देखा नहीं गया। फिर अंडरग्राउंड से ही मेरे कुछ मिलने वाले मिले और मैंने अपने चेक से उस फाइल को आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ी। और फिर नाम चेंज करने के लिए आयोग से आया, तो फिर हमने 2-3 बार नाम चेंज करके दिया, फिर नाम चेंज करो, फिर करो, ऐसे करते करते 3 बार हमने फाइल टिकाई। अंत में हमने भारत आदिवासी पार्टी VAP के नाम से हमने लिखा। तो उसके लिए भी भारत स्मिता पार्टी वाले लोगों ने
बीटीपी के मार्फत से या बीजेपी के मार्फत से या कांग्रेस के मार्फत से हमारा ऑप्शन लगाया, फिर भी हमने कहा वो अस्मिता है और हम आदिवासी है, तो बीएपी वो है, बीएपी ये है, ऐसा करके हमने कोई बीएपी के नाम से तो रजिस्ट्रेशन मांगा नहीं है, हमने भारत आदिवासी पार्टी के नाम से मांगा है। तो हमने भारत आदिवासी पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन हमारा क्लियर हो गया, अखबार में हो गया, और उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। भारत आदिवासी पार्टी बनाने के लिए मैं तन मन धन और मेरा पूरा शरीर त्याग दिया है। मैं खुद उदय आपका ये भारत आदिवासी पार्टी का अंतिम कागज हम लोग जमा कराने गए थे, जिसमें जगदीश पांडे और फलासिया के मेरे छोटे भाई मानो या अजीज मित्र मानो या मेरा क्लोज संबंधी मानो, वो मेरे साथ में थे। और उदय हम लोग आते हुए जयपुर के पास में हमारा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उसमें जगदीश भाई 1 घंटे के अंतराल में अपने आप का शरीर छोड़ के चले गए। और मोहन भाई रोज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके शरीर पिछवाड़े आपका सर के ऊपर 32 टाके आए, मुंडाल गरासिया क्या मछलियां टूट गई। और मैं स्वयं कांते हुए आदिवासी 6 दिन के लिए कोमा में रहा। मैं खुद मरा हुआ था 6 दिन के लिए, और 6वें दिन मुझे होश आया, और 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में रहने के बाद में मैं वापस घर आया। घर आने के बाद में यहाँ रहा, और उसके पीछे कुछ लोग जो स्वार्थी लोग थे हमारे बीएपी में भी स्वार्थी लोग थे। भारत आदिवासी पार्टी 1 महीने पहले नहीं बनी है, बहुत पहले बन गई है, लगभग 2-3 महीने पहले। तो कुछ स्वार्थी लोग हर में होते हैं, कांग्रेस बीजेपी सभी में कुछ लोग प्रकार के होते हैं। तो उन लोगों ने अपने तरीके से काम चालू किया। तो हो सकता है मुझे चोट लगी, मुझे तो लोग ये समझ रहे कि ये अभी काम का नहीं रहा, ऐसा करके भी कुछ काम किया होगा लोगों ने, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि ये अंतर्कलह होता रहता है, हर किसी भी पार्टी में होता रहता है। लेकिन हम लोग एक हैं, आने वाले समय में एक होकर लड़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी की जो मंसूबे है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। जो हमको तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं, उन साजिशों का पर्दाफाश करेंगे। और अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ बातें होती है तो निश्चित रूप से मैं आपको चैनल को बुला के आपको अवगत करा दूंगा। जैसा कि आपने बताया कि अपने फेसबुक अकाउंट पर मैंने ये नहीं लिखा था कि मैं किस पार्टी से लड़ूंगा, पर प्रत्याशी रहूंगा। तो क्या अगर भारत आदिवासी पार्टी से अगर आपको अब की बार चुनावी प्रत्याशी के रूप में घोषित नहीं किया जाता है, तो क्या आप बागी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में सबको स्वतंत्रता अधिकार है बोलने का, तो उसी प्रकार से मैंने बोला है। तो कांग्रेस हो बीजेपी हो, उनके भी 10-10, 15-15 लोग अधिकृत प्रत्याशी रहते हैं। मेरा फेसबुक है, मेरा अकाउंट है, उसमें मैं लिख सकता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करूंगा। तो मैंने अपनी मर्जी लिखी है, मैंने अपने मन की विचार लिखे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी अपने मन के विचार टीवी रेडियो पे बोलते रहते हैं, अब वो सारे मन के विचार लोग इम्प्लीमेंट थोड़ी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैंने अपने मन के विचार लिखा है कि मैं 2023 में रोज कांते हुए आदिवासी डूंगरपुर विधानसभा मैदान में रहूंगा। अब मान लीजिए कि पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया या नहीं दिया, तो वो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है कि मैं किस प्रकार से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता पार्टी मुझे मैंडेट नहीं देगी, क्योंकि जिस पार्टी को लाने वाला बनाने वाला ही मैं हूं। आज जो पोजीशन मेरी हुई है, जो हालत मेरी हुई है, जो एक्सीडेंट से मेरा भाई मारा गया, और जिस प्रकार से मैं मौत के मुंह से वापिस आया हूं, जिस प्रकार से हम लोग 17 मैंडेट बांट रहे हैं, इसके अलावा नॉन शेड्यूलर में हम लोग मैंडेट बांट रहे हैं, तो पार्टी निश्चित रूप से मैंडेट पर विचार करेगी और सीनियरिटी के हिसाब से और उसके हिसाब से मैंडेट का अपने विचार करेगी। अभी तो किसी को दिया है नहीं मैंडेट। तो कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि आपको पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़वाया गया है, तो अब कुछ 2018 के चुनाव में कुछ लोगों को पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि अगली बार आपको देंगे, इस बार नहीं। ऐसे में आप क्या मानते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में ऐसा था कि उस समय हम लोग जीत के लिए नहीं लड़े थे, हम लोग एक प्रयोग के रूप में लड़े थे कि हम लोग लगभग कितने वोट ला सकते हैं। और हमारा एक कोरम बैठा था, उस कोरम में ये बात हुई थी कि सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन सा है, सबसे अधिकतम वोट कौन लाएगा, जमानत जब्त कौन नहीं होने देगा, और आम युवा में, आम जनता में कौन सा फेस है जिसके नाम से ही वोट मिल जाएंगे। तो उस समय सर्वे के अंदर पाया गया कि रोहत कांते हुए आदिवासी के अलावा कोई नहीं है, जिसमें आदिवासी भी आए, दलित भी आए, ओबीसी भी आए, माइनॉरिटी भी आए। सागवाड़ा में मीटिंग हुई और वहां पे मेरे के नाम पे ठप्पा लग गया और मुझे वहां पे उतारा गया। इसलिए यहाँ पे किसी को भविष्य में आपको ये बनाया जाएगा, आपको वो बनाया जाएगा, यानी आपको जिला प्रमुख बनाया जाएगा, आपको प्रधान बनाया जाएगा, आपको एमएलए बनाया जाएगा, ऐसा हमारे अंदर है ही नहीं। किसी को कोई वादा नहीं किया गया था। ये निराधार बात है, झूठी बात है।
अब की बार आप क्या मानते हैं कि अगर आपको टिकट नहीं दी जाती है 1% में, तो आपका रुझान क्या रहेगा? पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाती है उसके लिए काम करेंगे या फिर अपना नया रास्ता तलाशेंगे? टिकट नहीं देने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन पार्टी खुद मैंने बनाई है, पार्टी का फाउंडर मेंबर मैं हूं। तो मान लीजिए टिकट नहीं मिलती है तो 1% के लिए मैं अपना भविष्य स्वयं तय करता हूं। कोई भी आदमी क्या खाना है क्या पीना है, मेरे घर में राशन पानी है कि नहीं है, तो उस घर का मुखिया होता है, उसको तय करना होता है कि मुझे कल के लिए दाल चावल मिर्ची रोटी नहीं है तो कौन सी मजदूरी करके लाना है, कहाँ से लाना है, तो क्या तय करना है, तो वो घर का मुखिया तय करेगा। तो मैं मेरा मुखिया स्वयं हूँ, तो मुझे 1% के लिए तय करना पड़ेगा मुझे क्या करना है। तो मैं वो समय आने पर आपको बता दिया जाएगा तो मैं क्या करूँ। अभी तक कई सीटों पर बाप के उम्मीदवारों को सूची को जारी कर दिया गया है, लेकिन आखिर डूंगरपुर से ही पार्टी बनी ऐसा माना जाता है क्योंकि आप डूंगरपुर से ही हैं, तो फिर आपके लिए ही इतना बड़ा पेश क्यों फंसा हुआ है? देखिए, सूची अभी तक ऑफिशियली कोई जारी नहीं हुई है। कहीं नहीं, आपको जो सूचना मिल रही है वो सोशल मीडिया की सूचना है। मुझे ये बताओ कि आपके भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेटर हेड पे कोई सूची जारी हुई किसी की? और ऑफिशियली नहीं हुई ना। तो जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की ऑफिशियली साइन शुदा हुई सूची जारी नहीं होती तब तक उसको अधिकृत सूची नहीं माना जाएगा। सबसे पहले तो बात ये है। अब मान लीजिए कि मान लो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सूची जारी होती है तो उसको वैलिड माना जाएगा। आपका दूसरा सवाल क्या था? यदि पार्टी में आपको डूंगरपुर से टिकट नहीं मिलती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? एक सवाल। मेरा स्टैंड यही रहेगा, आदिवासी परिवार विलोडनमस काउंसिल ग्राम सभा को जो मैंने शुरुआत किया था अपनी लाइफ में और आदिवासियों को एक करने का जाजम बनाई थी, वो जाजम आज भी मैं चला रहा हूँ, उसी जाजम को चलाता रहूंगा। वो जाजम बिन राजनीतिक है, बिन धार्मिक है, बिन संगठन है और बॉर्डर लेस है। सांस्कृतिक शुद्धिकरण वैचारिक एकीकरण के साथ में ग्राम सभाओं को लेके और हमारे इस इलाके की टेरिटरी को लेके, बिल प्रदेश को लेके और आपका बिल ऑटोनॉमस काउंसिल को स्वायत्त परिषद को लेके लड़ाई जो हम लोग जंग जारी है केंद्र सरकार से राज्य सरकार से, 4 राज्यों की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। पार्टियां आज हैं कल नहीं है, पार्टियां आती जाती रहेगी बदलती रहेगी, लेकिन हम लोग संसद से लेके विधानसभा और विधानसभा से लेके आपका सड़क से लेके संसद तक की लड़ाई। विधायक कैंडिडेट के रूप में क्या रहेगा 2023 के चुनाव में, उसको लेकर बोला आपका क्या रुझान? विधायक कैंडिडेट तो देखिए, अब पार्टी अगर मान लीजिए मेरे को मैंडेट देती है तो हम लोग निश्चित रूप से विधायक कैंडिडेट के लिए फुल काम करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये निराधार है, गलत है। आज की तारीख में हमारे 2 एमएलए बने, उन्होंने एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी और आपके ब्राह्मण समाज क्षत्रिय समाज जो भी समाज है सबका काम किया। एक तरीका है बोलने का, अपने अपने इलाकों में अपने समाजों में, चाहे राजपूत समाज इकट्ठा होता है राजपूत की बात करता है, ब्राह्मण समाज इकट्ठा होता है ब्राह्मण की बात करता है, पटेल पाटीदार समाज पटेल की बात करता है, आदिवासी समाज इकट्ठा होता है आदिवासी की बात करता है और आपका दलितों की बात करता है। तो वह समाजों की बात अलग होती है, यहाँ इलाका अलग है, यहाँ पूर्ण रूप से आदिवासी इलाका है, तो आदिवासी इकट्ठा होंगे तो बिल्कुल आदिवासी की बात होगी। तो इस बात को बाहर स्टेब्लिश किया जाता है, कहते हैं कि आदिवासी है वो अपना दुश्मन है। लेकिन अगर हम लोग निश्चित रूप से विधायक बने तो एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी और आपका जो गरीब तबका वर्ग है, चाहे किसी भी जाति समाज वर्ग का हो, उसको सबको साथ में लेके चलेंगे। ये ही मेरा विकल्प है। मेरे माता पिता ने यही सपना देखा था। मेरे माता पिता ने भी आपका लकड़ी गोंद चारा जंगलों से काट कर बेच कर हमको पढ़ाया है। वो सपना था उनका, कोई गरीब नहीं रहे, कोई भूखा नहीं सोए, क्योंकि हम लोग भी 2-2 दिन तक भूखे रहते थे। वो दिन मैंने आज तक मुझे याद है। तो हमारे इलाके में कोई गरीब नहीं रहे और आदिवासी इलाके में हम सबको साथ में लेके चलेंगे। लेकिन ये है कि कोई पूंजीपति पैसे वाला आदमी किसी गरीब को मारे नहीं, पीटे नहीं, उसके अधिकारों को छीने नहीं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हम एक सशक्त और बुलंद आवाज बन के उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, चाहे हम विधायक बने ना बने, लेकिन किसी गरीब और मजलूम को, शोषित को, पीड़ित को, वंचित को उनके अधिकारों से हनन नहीं होने देंगे। ये हमारा अंतिम विकल्प है, अंतिम आशा है, अंतिम विश्वास है।